स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। पीए के लिए सेकंड लेक्चर है, बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज की। तो देखिए, आपका जो कंपटीटर है वो आज से मेहनत करनी शुरू कर रहा है, तो आपको भी अपनी जो मेहनत है उसको करना शुरू कर देना है। वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी, लेक्चर्स आपके लंबे होंगे, आपको इन्हें अभी से पढ़ना शुरू कर देना। अगर साथ साथ में आप नहीं पढ़ेंगे आप कहीं ज्यादा पीछे रह जाएंगे। देखिए, अब आपको सारा कुछ करना है, आपको मैथमेटिक्स भी करना है, जीके भी करना है, आपको डिपार्टमेंट का भी करना है, तो तीनों के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से अभी कवर नहीं करेंगे फिर आप ना जीके कर पाएंगे या ना आप ढंग से मैथ कर पाएंगे और ना ही इसका रिवीजन कर पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे उसमें रह जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। जितना हो सके आप साथ साथ में इनको पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, तभी आप कहीं ना कहीं आगे निकल पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं इनके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 3 ये प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ये प्रकार है। हेड ऑफिस होता है आपका, उसके बाद सब ऑफिस होता है और उसके बाद आपका होता है ब्रांच ऑफिस। ये सीक्वेंस आपको जरूर याद रखनी है, एचओ, एसओ एंड बीओ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस क्या चीज होती है? मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। अब देखिए हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज के, यानी कि पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उनके ग्रुप का ये मुख्य कार्यालय होता है, मेन ऑफिस होता है, कंसिस्टिंग इटसेल्फ सब एंड ब्रांच ऑफिसेज। और इसमें कौन कौन शामिल होता है? ये जो ग्रुप है इसमें ये स्वयं भी आता है, उसके बाद इसमें जो सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिसेज भी शामिल होते हैं। अकाउंट ऑफिस ऑफ ऑल ऑफिसेज कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। और जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं उन सभी के लिए ये क्या होता है? अकाउंट ऑफिस होता है, लेखा कार्यालय होता है। अकाउंटिंग प्लस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एचओ, एसओ एंड बीओ। उसके बाद हमारे पास जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं, जो भी ग्रुप में आपके ब्रांच ऑफिस आएंगे, आपका सब ऑफिस आएगा या फिर हेड ऑफिस की, इन सभी की क्या करता है? अकाउंटिंग प्लस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ये देखेगा। इंचार्ज ऑफ हेड ऑफिस, तो यहाँ पे आपका जो प्रधान डाकघर होता है इसका इंचार्ज कौन होता है? तो ये होता है हमारे पास हेड पोस्ट मास्टर। एचओ कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आपको ध्यान रखना है हेड ऑफिस और सब ऑफिस ये दोनों अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको करने में सक्षम होते हैं, लेकिन आपका ब्रांच ऑफिस नहीं होता है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस की अगर बात करें, एचओ इन मोर इंपोर्टेंट सिटीज इंचार्ज गेस्टेड ऑफिसर। राजपत्रित अधिकारी के कार्यभार में जो प्रधान डाकघर होता है, ये कुछ एक महत्वपूर्ण नगरों में क्या होता है हमारे पास जो प्रधान डाकघर होता है वो किसके अंडर होता है? गेजेटेड ऑफिसर के, राजपत्रित अधिकारी के कार्यभार में होता है। उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहा जाता है, प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर कहा जाता है। फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर की अगर बात करें, एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेज। अब आपका जो प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस में, यानी कि उसका जो खुद का कार्यालय है उसमें वो सुपरिटेंडेंट के, अधीक्षक के सभी पावर्स का यूज कर सकता है। उसका नेक्स्ट आता है हमारे पास सब ऑफिस। एसओ जो होता है रिपोर्ट टू एचओ। ऑब्वियसली हमारे पास एचओ के नीचे एसओ आता है, तो एसओ जो अपनी रिपोर्ट वो एचओ को करेगा। इंचार्ज की अगर बात करें तो सब पोस्ट मास्टर इसका इंचार्ज होता है और ये भी सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस को कर सकता है। उसके बाद हम अगर एसओस की बात करें, सब ऑफिस की बात करें, सबसे पहले हमारे पास एमडीजी आता है, मुख्य डाकघर। तो ये ध्यान रखना है, आपका कई बार कंफ्यूजन में ही रहता है कि आपका जो एमडीजी है आप इसको हेड ऑफिस की जगह रख देते हैं, तो आपका एमडीजी जो मुख्य डाकघर है ये भी एसओ का ही प्रकार है। उसके बाद एचएसजी है हमारे पास, हाई सिलेक्शन ग्रेड, एलएसजी लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, ये वाले हमारे पास एसओ के टाइप्स हैं। ट्रिपल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ और सिंगल हैंडेड एसओ। तो एसओ टाइप्स है आपके, एसओ के प्रकार हैं। एंड अदर टाइप, वो दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें जैसे आपका डिलीवरी और नॉन डिलीवरी। अगर आपका जो एसओ है वो डिलीवरी है, यानी कि उसमें वितरण का काम किया जाता है, तो वो उसके साथ क्या होगा? आपको पिन कोड भी होगा और आपको डिलीवरी स्टाफ भी जो दिया जाएगा। अगर नॉन डिलीवरी है तो सिर्फ उसमें काउंटर ट्रांजैक्शंस ही की जाएंगी। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ब्रांच ऑफिस। अगर ब्रांच ऑफिस की बात करें तो इसका इंचार्ज जो होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, बीपीएम होता है। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 5 घंटे और मिनिमम वर्किंग आवर्स की बात करें तो 4 घंटे, यानी कि कम से कम ये काम करेगा 4 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा ये 5 घंटे के लिए खुले रहते हैं। अकाउंट ऑफिस की बात करें तो मेवी, एसओ और एचओ। देखिए आपका जो ब्रांच ऑफिस है उसका जो अकाउंट ऑफिस है, लेखा कार्यालय है, वो सब ऑफिस भी हो सकता है, हेड ऑफिस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसके साथ उसका सीधा अकाउंट है। उसके बाद है बीओ, कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ब्रांच ऑफिस है ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। अब क्या क्या काम होता है? देखिए बीओ में सारे काम तो नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है तो कौन कौन से काम जो है वो बीओ में किए जाते हैं। तो डिलीवरी का काम किया जाता है, वितरण का, प्रेषण का काम किया जाता है, बुकिंग का, उसके बाद पार्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं, सेविंग में डिपॉजिट किया जाता है, अफेक्टिंग एसबी विड्रॉल्स की जाती है, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। तो ये सारी चीजें उसमें की जाती है। अब आपकी जो विड्रॉल की जाएगी उसकी भी आपको लिमिट पता है कि आप ज्यादा लिमिट की
विड्रॉल नहीं कर सकता है, सेविंग में डिपॉजिट का भी ऐसा ही है। उसके बाद हमारे पास वीपी आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स विल नॉट बी बुक्ड टू एड्रेस ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। अब आपके जो वीपी आर्टिकल्स होते हैं और जो मनी ऑर्डर्स होते हैं इनको आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस के ऊपर बुक नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने अच्छे से किया था कि आपके आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस कौन कौन से हैं। दो आपके आर्मी पोस्ट ऑफिस हैं, 56 एपीओ और 99 एपीओ। तो उन दोनों के पते के ऊपर ना ही वीपी आर्टिकल्स को बुक किया जा सकता है और ना ही मनी ऑर्डर्स आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। किसी भी पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स, यहाँ पे आपके पास दो चीजें हम करेंगे, एक वर्किंग आवर्स है और दूसरा अकेला आपका क्या होगा, वर्किंग होगा। अब यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे बात की गई है कि वर्किंग आवर्स की, यानी कि जो काम काज के आपके घंटे हैं, कितना टाइम कौन सा पोस्ट ऑफिस काम करेगा, ये चीज को निर्धारित करेगा किसके द्वारा, इसको फिक्स किया जाएगा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा, सीपीएमजी के द्वारा इसको फिक्स किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 5 हम आगे करेंगे कि कैसे आपके पोस्ट ऑफिस में जो अलग अलग किसी भी डाक को या फिर अलग अलग जो भी काम होते हैं आपके, उनको करने के लिए आपका एक निर्धारित समय होता है और उसी के अनुसार जो हमारा हेड ऑफ सर्कल है वो निर्धारित करता है किसी भी पोस्ट ऑफिस का काम। अब लेकिन यहाँ पे क्या बात आती है कि डायरेक्टर जनरल जो होता है एक्सटेंड वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस। आपका जो महानिदेशक डाक है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए वो 5 बजे तक काम करता है तो अब आपका डायरेक्टर जनरल है उसके वर्किंग आवर्स को 5 से बढ़ाकर 8:30 बजे तक कर सकता है, 8:30 बजे तक, एंड कीप देम ओपन ऑन संडे आल्सो, और उनको रविवार वाले दिन भी खुला रख सकता है। ठीक है, जो भी आपकी हॉलीडेज होती हैं, पोस्टल हॉलीडेज या फिर संडे, उन दिनों को भी वो खुला रख सकता है। यानी कि अगर महानिदेशक डाक चाहे तो वो किसी भी पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उनको संडे वाले दिन भी खुला रख सकता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शंस इन नाइट पोस्ट ऑफिस। अब नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी, ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है कि कौन कौन सा आपका काम जो है नाइट पोस्ट ऑफिस में होगा, इस चीज को कौन निर्धारित करेगा, डायरेक्टर जनरल। यानी कि डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस अधिकृत की जाएंगी सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस नाइट पोस्ट ऑफिस में की जाएंगी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वर्किंग क्या क्या होगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्किंग इन नाइट पोस्ट ऑफिस इज ऑथराइज्ड बाय, आपके जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें जो काम काज किया जाता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल। लेकिन अगर बात की जाए कि वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है, कामकाज के घंटे किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ये किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस इन नाइट पोस्ट ऑफिस, तो ये हो गई हमारे पास की ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल। नाइट पोस्ट ऑफिस टाइमिंग ऑन संडे। अब आपके जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, रात्रिकालीन डाकघर जो है आपके, इनकी जो टाइमिंग रहती है वो कैसे रहती है आपकी संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन, तो ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं और आपके दूसरे वीकडेज में ये क्या करते हैं, रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स, जब कामकाज के बढ़े हुए घंटों में ये काम करेंगे तो कौन कौन सा काम करेंगे, बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी आर्टिकल्स, आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को, वीपी आर्टिकल्स को बुक करेंगे। उसके बाद आपके पोस्टल ऑर्डर्स जो होते हैं उनको बेचने का काम करेंगे या फिर स्टैंप्स को बेचेंगे। डिपॉजिट इनटू सेविंग बैंक अकाउंट, आपका जो सेविंग का अकाउंट है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपकी लिमिट है यहाँ पे कि 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक ही ये काम होगा, रात के 8:30 बजे से बाकी काम जो है आपके वो चलते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज की अगर बात की जाए, नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स, ये हमने अभी कर लिया कि ये हमारे पास कुछ एक समय के लिए काम करता है 10 AM to 5 PM। और यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड वर्क नॉट डन इन पोस्ट ऑफिस, तो आपके जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं कौन कौन सा काम जो होता है वहां पे संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहता है। तो देखिए आपका डिलीवरी का काम, मनी ऑर्डर पेमेंट का काम, सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, तो ये सारे काम आपके जो है किसी भी नाइट पोस्ट ऑफिस में संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन काम रहेंगे। आपका डिलीवरी का काम पूरी तरह से बंद रहेगा, एमओ पेमेंट नहीं की जाएगी, सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट का काम भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अब मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि हाथ में मोबाइल लेके जो चलते फिरते हैं वो आपके मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है कि जो एक जगह से जाके दूसरी जगह पे काम करते हैं, दूसरी से तीसरी, तो यानी कि वो अलग अलग जगह पे जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स। अब देखिए आपका पोस्ट ऑफिस है, अलग अलग जगह पे जाके वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस पूरा ही उठा के ले जाएं, तो इसका मतलब है कि उसमें एक क्या
किया जाता है, एक बैन होती है जिसको डिजाइन किया जाता है एज ए पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस की तरह उसको डिजाइन किया जाता है, जो अलग अलग फिक्स्ड पॉइंट्स पर जाके क्या करती है, काम करती है। उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटी, अगर हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस की बात करें तो क्या इनका फायदा है, लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड शेड्यूल। तो इनका जो शेड्यूल रहता है वो फिक्स रहता है, यानी कि निर्धारित अनुसूची के तहत ये अलग अलग जगह पे जाते हैं और अलग अलग समय जाकर ये क्या करते हैं, आपको लेट पोस्टिंग यानी कि देर रात तक भी पोस्ट करने की सुविधा ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी, इन दोनों को ये बुक नहीं करेंगे। इंश्योर्ड आर्टिकल्स आपके जो बीमित पत्र होते हैं या फिर वैल्यू पेबल आर्टिकल्स होते हैं, इनको ये बुक नहीं करेंगे। बाकी ये क्या करते हैं, लेट पोस्टिंग के लिए आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाके फैसिलिटी देते हैं। क्लोज ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, तो आपके सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, मोबाइल पोस्ट ऑफिस हो, एचओ हो, एसओ हो, बीओ, वो सारे ही बंद रहेंगे अगर वो नाइट पोस्ट ऑफिस नहीं है। अगर काम की बात करें, आपके जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है, सेल स्टैंप्स, जो आपकी स्टैंप्स है उनको बेचने का काम किया जाता है। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड पोस्टल स्टेशनरी, आपके सीओपी जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है, उसको ग्रांट करने का ये काम करता है। पोस्टल स्टेशनरी देता है। बुक सरफेस प्लस एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, देखिए सरफेस और एयरमेल दोनों तरह के ये रजिस्टर्ड पंजीकृत आर्टिकल्स को बुक कर सकता है, लेकिन इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल्स को बुक नहीं करेगा। तो ये हमने अभी क्या कि एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स। उसके बाद बुक एयर पार्सल बुक कर सकता है, एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच। उसके बाद प्रेषण के लिए आपके अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि पोस्टिंग करने के लिए, प्रेषण करने के लिए जो आपके अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे उनको ये आपका एक्सेप्ट भी कर लेगा, आपसे प्राप्त भी कर सकता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स, कौन कौन से चलते फिरते डाकघर है जिन्हें मनी ऑर्डर बुक करने की परमिशन है, मद्रास और नागपुर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस आवर्स। अब बिजनेस आवर्स का क्या मतलब है कि देखिए हमारे पास हर एक पोस्ट ऑफिस में जो काम काज होता है उसके लिए जो है हमारे पास वर्किंग आवर्स होते हैं अलग अलग, कि कितने बजे तक आपका कौन सा काम किया जाएगा, तो उसको हमारे पास किस में आएगा, हमारे पास वर्किंग आवर्स के अंडर ही आएगा। नॉर्मल वीक डेज की अगर बात करें, क्लियरली नोटिफाइड आवर्स एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस, आपके जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं और जितने भी आपके आरएमएस ऑफिस होते हैं वहां पर कौन कौन से आवर्स को क्लियरली नोटिफाई किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्टेड विद पब्लिक, कौन कौन से टाइम में जनता के साथ लेन देन किया जाएगा। मेल्स डिलीवर्ड एंड डिस्पैच, किसी भी डाक के वितरण और उसके प्रेषण का जो समय है उसको क्या किया जाता है, क्लियरली नोटिफाई किया जाता है, अधिसूचित कर दिया जाता है। पब्लिक बिजनेस आवर्स फिक्स्ड विद रिगार्ड टू, आपके जो पब्लिक बिजनेस आवर्स है वो किस के हिसाब से, यानी कि किस चीज को देखते हुए उनको फिक्स किया जाता है। लोकल कन्वीनियंस प्लस दूसरा आपका अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ मेल्स, एक तो लोकल कन्वीनियंस देखा जाता है, यानी कि आपका जो लोकल है उसकी सुविधा के अनुसार देखा जाएगा। दूसरा डाक के पहुंचने और उसके डिपार्चर की टाइमिंग के हिसाब से आपके जो पब्लिक बिजनेस आवर्स है उनको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। उसके बाद हमारे पास वर्किंग आवर्स। अब वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो हमने अभी क्या कि अलग अलग आपका टाइम रहता है किसी भी डाक को पोस्ट करने के लिए या पोस्ट ऑफिस में जो भी काम होता है उसके लिए क्या होता है कि निर्धारित समय होता है, अलग अलग सभी के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या था कि क्लोज नंबर 3 में हमने क्या किया था कि किसके द्वारा यह फिक्स किया जाएगा, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इसे फिक्स किया जाता है, और कौन सी टाइमिंग के हिसाब से किया जाता है जो क्लोज नंबर 5 में दी गई है। तो ये वाली टाइमिंग जो हम अभी करेंगे, इस टाइमिंग के हिसाब से हेड ऑफ सर्कल किसी भी डाकघर के काम काज के घंटों को निर्धारित करेगा। तो चलिए वर्किंग आवर्स की बात करते हैं। फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, सेल, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। तो देखिए आपका रेफरेंस के लिए इंक्वायरी अगर आपने करनी है, कोई पूछताछ आपने करनी है, पोस्टेज स्टैम्प्स जो बेची जाती हैं, या फिर आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है उसको ग्रांट करने के लिए, स्टेशनरी देने के लिए आपका जो किसी भी पोस्ट ऑफिस में टाइम रहता है वो कितना रहता है, एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। आपके ऑफिस के जितने काम काज के घंटे हैं, अगर 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, या 1 बजे तक काम होगा, 2 बजे तक, तो उतना ही टाइम आपका क्या होगा, ये सारा काम जो है ये होता रहेगा। उसके बाद बात करें बुकिंग रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड एंड वीपी आर्टिकल्स। यहाँ पे देखिए आपके जो रजिस्टर्ड पंजीकृत आर्टिकल्स होते हैं, आपके बीमित पत्र होते हैं, या फिर वीपी आर्टिकल्स जो होते हैं, उनके लिए जो टाइम रहता है वो कितना रहता है, फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे के लिए ये काम होता है। 5 आवर्स ऑन सैटरडे, और अगर हम शनिवार की बात करें, आप देखिए एक नॉर्मल वीक डेज आपके आएंगे और दूसरा एक आता है आपका शनिवार। नॉर्मल वीक डेज में आपके पोस्ट ऑफिस का क्या मतलब है, उसमें आपका मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे के दिन जो काम होता है उसके लिए अलग टाइमिंग रहती है। तो देखिए यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल को
इंश्योर्ड आर्टिकलों को या फिर वीपी आर्टिकल को बुक करना है तो मंडे टू फ्राइडे जो ये होगा 6 से 7 घंटे के लिए इसको किया जाएगा। लेकिन अगर सैटरडे की बात करें तो ये सिर्फ 5 घंटे के लिए काम किया जाता है, अप टू 3 PM 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक ये सारा काम जो है किया जाएगा। उसके बाद शनिवार के दिन इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इशू मनी ऑर्डर्स, सेल एंड पेमेंट ऑफ पोस्टल ऑर्डर, एसबी पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स एंड पेमेंट ऑफ फोन बिल्स। सो ये सारा काम आपके मनी ऑर्डर्स इश्यू करना, उसके बाद पोस्टल ऑर्डर्स को बेचना या उनकी पेमेंट करना, सेविंग का काम है, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स का काम है, या फिर आपके जो फोन बिल्स हैं उनका भुगतान करना, ये सारे जो काम है किसी भी पोस्ट ऑफिस में 5 घंटे के लिए किए जाते हैं मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल वीकडेज में। लेकिन बात करें हम सैटरडे के दिन तो यही काम आपका 3 घंटे के लिए सिर्फ किया जाता है, 1 बजे बंद कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स। तो ये हम कर चुके हैं कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है यानी कि आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होगा, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट किसे कहा जाएगा, अब जीडीएस को कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही दुखद ये बात भी है। लेकिन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट जो होगा यानी कि आपका बीपीएम जो होगा, उसके इंचार्ज में जो भी आपका डाकघर होगा, जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, ब्रांच ऑफिस भी उसको कहा जाएगा। और मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए वो खुला रहेगा, 5 घंटे के लिए खुला रहेगा। Note arrangements in most stationery RMS offices for booking registered articles, sale of postage stamps and stationery। अब आपके जो मोस्ट स्टेशनरी होते हैं आपके स्थिर, बहुत सारे आपके रेलवे मेल सर्विस के जो स्थिर कार्यालय हैं वहां पर कौन कौन से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को बुक करने के लिए, उसके बाद पोस्टेज स्टैंप्स और स्टेशनरी बेचने के लिए। तो कहां पे ये सारे अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, मोस्ट स्टेशनरी आरएमएस ऑफिसेस। उसके बाद हमारे पास बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, आपका रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कौन कौन सा काम जो है वो किया जाता है, कौन कौन सा काम आपका किया जाएगा। एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड। देखिए आपके नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी डाकघर आपके रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद होंगे संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन। नो क्लियरेंस ऑफ स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस, आपके जो स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस हैं उनको क्लियर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एक आपके आएंगे लेटर बॉक्सेस, दूसरे क्या आएंगे आपके पोस्ट बॉक्सेस। अब दोनों में क्या फर्क है, देखिए एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब आपके जो लेटर बॉक्सेस होते हैं इनको किसके लिए यूज किया जाता है, इनको यूज किया जाता है किसी भी डाक को पोस्ट करने के लिए। लेकिन आपके जो पोस्ट बॉक्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, आपके जो आर्टिकल्स होंगे वो आपको डिलीवर करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। तो ये फर्क है, एक ये लिए आप पोस्टिंग का यूज करेंगे, दूसरे में क्या होगा आप उसकी रिसीविंग के लिए, आपके आर्टिकल्स को रिसीव करने के लिए आप उसका यूज करेंगे, दूसरे में क्या है आप पोस्ट करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्सेस कौन से हो जाएंगे, जिसमें आप आर्टिकल्स को पोस्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस की जो क्लियरेंस है वो नहीं की जाएगी, यानी कि उसमें आपने जो भी आर्टिकल पोस्ट करने के लिए डाले हैं उनको निकाला नहीं जाएगा। लेट लेटर्स पोस्टेड इन, अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले आपके जो लेट लेटर्स है वो आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो लेट लेटर्स आपके वो लेटर्स होते हैं, देखिए हमने अभी क्या किया कि हर एक डाक को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में अलग अलग समय आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, आपके सिंपल लेटर, उन सभी को कैसे पोस्ट किया जाता है उसके लिए आपके पास एक निर्धारित समय है कि आपको उस टाइम से पहले उनको क्या करना है, पोस्ट करना है। लेकिन उस निर्धारित समय के बाद भी आपको एक टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी ये पोस्टिंग 1 बजे बंद हो जाती है तो उसके बाद भी हो सकता है आपको 1 घंटे का यानी कि 2 बजे तक आपको एक और टाइम दिया जाए कि आप उस टाइम के भीतर अपना आर्टिकल जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी, साथ में आपके जो पोस्टेज चार्जेस होंगे उनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्री पेमेंट करनी होगी, उसका पूरा भुगतान आपको करना होगा, तब आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। उनको लेट लेटर्स कहा जाता है, यानी कि वो उस निर्धारित समय के बाद जो आपको समय दिया जाता है उसमें पोस्ट करते हैं, जिसमें आपको लेट लेटर्स पोस्ट करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि आप हाँ लेट लेटर्स इस समय में पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लेट फीस प्लस उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस हैं वो आपको पे करने होंगे। तो इनको कहां पर पोस्ट किया जा सकता है, आप इनको कहां कहां पे पोस्ट कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। लेटर बॉक्सेस ऑफ आरएमएस एंड एट सिलेक्टेड ऑफिसेस, लेटर बॉक्सेस ऑफ मेल बैंड्स ऑफ आरएमएस, आपके जो रेलवे मेल सर्विस के लेटर बॉक्सेस हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एक चुने हुए डाकघरों के लेटर बॉक्सेस हैं। उसके बाद आपके रेलवे मेल सर्विस की मेल बैंड्स के जो लेटर बॉक्सेस होंगे वहां पर आप लेट लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन नॉट पोस्टेड इन ऑल, आपके जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होंगे यानी कि ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर डाक भार का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग यूज की गई है, फ्रैंक मशीन का यूज किया गया है, ऐसे लेटर्स के लिए आप इनको यहां पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, एक आपका आ जाएगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, दूसरा आपका रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो पैकेट होगा। एक्सेप्टेड ऑन संडे प्लस पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, इनको संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बिना किसी लेट फीस के कहां पर एक्सेप्ट किया जाता है? आरएमएस ऑफिस में, उसके बाद नाइट पोस्ट ऑफिस में, और उसके आपके आते हैं प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। आपके प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस के कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में आपके जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है या फिर उनके जो पैकेट होंगे उनको संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी बिना किसी लेट फी के एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पे लेट फीस की अगर बात करें, पोस्ट करने के लिए आपकी जो लेट फीस है, अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आप पोस्ट करें तो उसके लिए 3 रुपए लगेगी और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए 2 रुपए के हिसाब से लिए जाएंगे। उसके बाद है आपके पोस्ट हॉलीडेज। आपकी जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज होती हैं, टोटल यहाँ पे आपके पास 17 पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हैं, जिसमें से जो 11 हॉलीडेज है आपकी वो एक साथ मनाई जाती है, यानी कि वो सभी सर्कल्स में सेम रहेंगी। और जो 6 हॉलीडेज है आपकी वो वेरीज फ्रॉम सर्कल टू सर्कल, प्रत्येक सर्कल की वो अलग अलग होती है, वो अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इकट्ठी आपके पोस्ट ऑफिस में हॉलीडेज मनाई जाएंगी, यानी कि जो 11 हॉलीडेज है आपकी, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सभी को छुट्टी होगी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सभी को छुट्टी होगी, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, उसके बाद जब भी ईद उल जुहा होगा, मुहर्रम होगी, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, उसके बाद आपका क्रिसमस डे 25 दिसंबर को आपको छुट्टी हो रहेगी, बुद्ध पूर्णिमा, नानक जयंती और महावीर जयंती। तो इन सभी डेज में सभी सर्कल्स में छुट्टी रहती है। और जो ये 6 हॉलीडेज रहती हैं, इनके टोटल 17 में से 11 आपकी एक साथ हो गई, और जो 6 रह गई आपकी वेरी फ्रॉम सर्कल टू सर्कल, प्रत्येक सर्कल के लिए वो अलग अलग रहेंगी। पेमेंट ऑफ पोस्टेज की अगर बात करें, अब आप किसी भी आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो उसका फ्री ट्रांसमिशन तो किया नहीं जाएगा। पोस्ट ऑफिस को आपको क्या देने होंगे? चार्जेस देने होंगे। आप पोस्ट ऑफिस को पैसे देंगे उस चीज के लिए, या फिर आप जो भी पोस्टेज स्टैंप्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता, यानी कि अगर आप डाक का पूर्व भुगतान करते हैं, आपके जो पोस्टेज चार्जेस हैं आप उनका पहले ही भुगतान कर देते हैं किसी आर्टिकल को पोस्ट करने, तो उसका क्या लाभ है? एंडवेयर ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉरवर्ड अर्लीस्ट पॉसिबल प्लस फास्ट डिलीवरी ऑफ फुली प्रीपेड आर्टिकल्स। तो ये पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपने किसी आर्टिकल के लिए पूरा भुगतान उसका किया है, उसको जितनी जल्दी हो सके फॉरवर्ड किया जाए, यानी कि उसको जितनी जल्दी हो सके भेज दिया जाए। फास्ट डिलीवरी ऑफ फुली प्रीपेड आर्टिकल्स, और आपके जो फुली प्रीपेड आर्टिकल्स होंगे उनकी फास्ट डिलीवरी की जाएगी। उसके बाद हम बात करें अनपेड आर्टिकल्स के बारे में, तो नो ग्रेटर सिक्योरिटी, कोई उनको खास सुरक्षा नहीं दी जाती है। डिटेंशन फॉर पर्पस ऑफ टैक्सिंग पोस्टेज ड्यू ऑन देम, और उसके बाद देखिए जो भी चार्जेस कम होंगे उनकी भरपाई के लिए उनको रोका जा सकता है। नोट इशूड अलोंग विद स्पेशल डिलीवरीज, के साथ उनको क्या किया जाता है? स्पेशल डिलीवरी के साथ इशू नहीं किया जाता है उनके वितरण के लिए। उसके बाद है पोस्टेज स्टैंप्स एंड स्टेशनरी, आपके जो डाक टिकट होते हैं या फिर आपकी जो स्टेशनरी होती है पोस्ट ऑफिस की। पोस्टेज स्टैंप्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज इशूड बाय इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी जो पोस्टेज स्टैंप्स होती है इनका यूज किसके लिए किया जाता है? डाक भार के भुगतान करने के लिए, यानी कि आप जो भी आर्टिकल भेज रहे हैं उसके ऊपर अगर आपने पोस्टेज स्टैंप्स लगा दिए हैं, इसका मतलब कि आपने उसके लिए जो भी शुल्क था वो अदा कर दिया है। और इसको इशू किसके द्वारा किया जाएगा? आपके जो पोस्टेज स्टैंप्स होंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू नहीं किया जाता है। इशू करने वाला इनको पोस्ट ऑफिस है, लेकिन किसकी अथॉरिटी के अंडर ये करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर ही करेगा। उसके बाद बात करें रेवेन्यू स्टैंप्स की, तो राजस्व जो टिकटें होती हैं सेल बाई पोस्ट ऑफिस, इनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा बेचा जाता है। इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको क्या किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और दूसरा है हमारे पास कैन नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी रेवेन्यू स्टैंप्स जो होती हैं पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए, डाक भार के भुगतान के लिए इनका यूज नहीं किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी जो पोस्टेज स्टैंप्स है इनको इशू करने वाला पोस्ट ऑफिस है, और आपकी जो रेवेन्यू स्टैंप्स है इनको इशू करने वाला आपका कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। बेचने का काम पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही किया जाएगा। एक को इशू करेगा हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस खुद, और दूसरी को करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद फ्लैटली ब्यूरो की अगर बात करें, इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट्स एंड स्टैंप कलेक्टर्स, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्लैटली ब्यूरो जो है उनकी स्थापना की गई है। यानी कि जो भी फ्लैटली, अब फ्लैटली के बारे में हम फिर से करेंगे, आपको वहां हम पढ़ाएंगे कि आपके जो फ्लैटली में कौन कौन से सामान आते हैं, तो उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, यानी कि वो जो भी सामान चाहते हैं उनके लिए उस सामान को उपलब्ध करवाने के लिए जो फ्लैटली ब्यूरो है उनकी स्थापना की गई है।
क्लोज नंबर उसके बाद 12 है हमारे पास पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, नकद में डाक का पूर्व भुगतान इन सर्टेन इंपोर्टेंट पोस्ट ऑफिस ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल। तो इसमें इंपोर्टेंट यही है आपका जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश है इसको किसके द्वारा अधिकृत किया जाता है, हेड ऑफ सर्कल CPMG के द्वारा अधिकृत किया जाता है। फॉर फर्म्स एंड कंपनीज और अदर पर्सन हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। तो हमारे पास जो ये प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा ये किसके लिए है, फर्म्स और कंपनीज के लिए जो क्या कहती हैं बड़ी संख्या में अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को पोस्ट करती हैं। और बात करें इसमें कितने आर्टिकल्स आपके होने चाहिए, पैकेट्स होने चाहिए, मिनिमम 500 एट अ टाइम इन बिग सिटीज। अगर बड़े शहरों की बात करें तो कम से कम 500 पैकेट्स आपके होने चाहिए एक ही बार में पोस्ट करने के लिए, और अगर छोटे टाउन्स की बात करें तो 250 आर्टिकल्स आपके होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास सर्टेन पोस्ट ऑफिस इन बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली आल्सो ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। उसके बाद आपके कुछ सर्टेन पोस्ट ऑफिस बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली में भी है जिन्हें क्या किया गया है, हेड ऑफ सर्कल के द्वारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया, यानी कि आप वहां पर भी ये वाली फैसिलिटी जो है उसको ले सकते हैं। बट फॉर दिस सेंडर यूजेस स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स एंड पोस्ट मिनिमम 50 आर्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाले जगह जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल का यूज किया जाता है और मिनिमम 50 आर्टिकल्स जो है वो पोस्ट करने पड़ते हैं। सम गैजेटेड एंड हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस HSG हमने किया है कि आपका ये सब ऑफिस होता है। उसके बाद गैजेटेड आपके राजपत्रित जो डाकघर होते हैं और आपके जो सब पोस्ट ऑफिस होंगे, लेकिन कौन से, हाई सिलेक्शन ग्रेड वाले। आल्सो अवेलेबल फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ये भी हमारे पास प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर पोस्टिंग ऑफ लेटर्स ऑन विच प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस इज पेड ड्यूरिंग सर्टेन स्पेसिफिक आवर्स। तो ये हमने अभी किया था, लेट लेटर्स इनको कहा जाता है, यानी कि जो भी निर्धारित समय के बाद आपको समय दिया जाता है पोस्टिंग के लिए, उस समय में आप डाक शुल्क के साथ साथ आप लेट फीस का भी भुगतान करते हैं, तो उसको लेटर्स आपके कहा जाता है, विलंबित पत्र कहा जाता है। उनको कहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं, लेटर बॉक्सेस एट RMS रेलवे मेल सर्विस के लेटर बॉक्सेस में, उसके बाद लेटर बॉक्सेस एट सिलेक्टेड ऑफिसेज आपके कुछ एक चुने हुए डाकघरों के लेटर बॉक्सेस में, उसके बाद मेल बैन जो होती है रेलवे मेल सर्विस की उनके लेटर बॉक्सेस में किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड्स, पैकेट्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्सल्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फैसिलिटी है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के लिए, ये कंडीशंस के अंडर किस किस चीज के लिए उपलब्ध है। देखिए अब इसमें कंडीशंस तो अब रहेंगी कि आपके कितने आर्टिकल्स आपको पोस्ट करने हैं, तो ये किस किस के लिए उपलब्ध रहेगा आपका जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश है, डाक भार का पूर्व भुगतान नकद में। तो लेटर्स आप कर सकते हैं इसके तहत, इनलैंड लेटर कार्ड कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड कर सकते हैं, पैकेट्स और अनरजिस्टर्ड पार्सल, तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको फैसिलिटी प्रदान करता है। Special registration envelope is provided by post office used for transmission of registered articles only। अब यहाँ पे देखिए एक आपके स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स होते हैं, आपके लिफाफे होते हैं जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन वाले होते हैं, पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करवाता है वो, और उनका यूज जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे इनके थ्रू आप पोस्ट नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप अनरजिस्टर्ड भेजना चाहते हैं तो उनको स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प में नहीं डाला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैंप्स, कटे फटे या फिर विरूपित डाक टिकट। अब इसका क्या मतलब होता है, आपके जो विरूपित डाक टिकट होते हैं, अब देखिए किसी भी डाक को जब पोस्ट करते हैं उसके ऊपर स्टैंप्स लगाई जाती हैं, तो उनको जब क्या किया जाता है, उनको कैंसिल किया जाता है, आपके पेन से उनको काटा जाता है या फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, डेट स्टैंप लगाई जाती है। तो जब उसको कैंसिल किया जाता है तो उसको कहा जाता है विरूपित डाक टिकट, डिफेस्ड स्टैंप। नोट अलाउड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक भार के भुगतान के लिए आप किसी भी ओब्लिटरेटेड, तिरस्कृत, डिफेस्ड, टोन, कट, ओवर प्रिंट, सेपरेटेड फ्रॉम एम्बोस्ड एनवल्प, इन सभी स्टैंप्स का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसी स्टैंप जो तिरस्कृत हो या फिर विरूपित की गई हो पहले से ही, टोर्न यानी कि फटी हुई हो, कट या फिर ओवर प्रिंट हो, उसके बाद एम्बोस्ड एनवल्प क्या होते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस में जो लिफाफे आते हैं उनके ऊपर आपको डाक टिकट जो चिपकाना होता है वो पहले से ही आपका चिपका हुआ होता है। तो उस डाक टिकट को अगर अलग करके लिफाफे से अगर आप यूज करते हैं तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अलो नहीं है, आप ऐसे किसी भी स्टैंप का यूज
नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपीज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस कैन नॉट यूज फॉर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। ये हमने अभी किया कि आपके जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स होते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पोस्ट करने के लिए इनको यूज नहीं कर सकते हैं, इनको सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। यूजिंग फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फी with intent to cause loss to central government a stamp that has already been used for that or any other purpose offense under Indian Penal Code। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप पोस्टल फी या फिर डाक भार का भुगतान किसी ऐसे स्टैंप से करते हैं जो पहले ही किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज किया जा चुका हो, यानी कि अगर आपने पहले मान लीजिए कोई आर्टिकल पोस्ट किया था, उसके ऊपर आपने एक स्टैंप लगाई थी, या फिर आपको कोई आर्टिकल मिला उसके ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई थी, यानी कि वो पहले आपकी यूज हो चुकी है, लेकिन आप फिर से उसको पोस्ट करने के लिए उसी स्टैंप का यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है, इसको क्या माना जाता है, ऑफेंस अंडर इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंडर इसे अपराध माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अपराधी गिने जाएंगे। क्लोज नंबर 14 में आता है हमारे पास फिक्टिशियस स्टैंप्स, नकली टिकट, यानी कि आप ये जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू ना किए गए हो, या फिर अगर राजस्व टिकटों की बात करें तो उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास नकली टिकट हो जाएंगे। मैन्युफैक्चर एंड यूज प्रोहिबिटेड, तो इनको तैयार करना और इनका प्रयोग करना प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है, आप ऐसा नहीं करेंगे। एंड इज एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860, और ये एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, इसमें आपको सजा भी हो सकती है। और ये कौन से सेक्शन में आता है, 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860 सेक्शन के अंडर ये आएगा। However, reproduction of stamps allowed for illustration purposes in a flatly publication must only be in black। दार्शनिक प्रकाशन में टिकटों से संबंधित चित्रण प्रयोजन के लिए अनुमति है वह केवल काले रंग में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आपको इनकी रिप्रोडक्शन के लिए अनुमति है, लेकिन आप सिर्फ ऐसा ब्लैक कलर में ही कर सकते हैं। और ये होगा कहाँ पे, चित्रण प्रयोजन के लिए, दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजन के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन आपकी सिर्फ ब्लैक रंग में होनी चाहिए, किसी और रंग में नहीं होगी। तो इस नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या मानी जाएगी, फिक्टिशियस स्टैंप आपकी मानी जाएगी, और आपको क्या हो जाएगा, इसके लिए सजा भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैकिंग अब कैसे करनी है किसी भी आर्टिकल के ऊपर। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल स्टैम्प्ड विद डेट स्टैंप ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस, प्रत्येक पत्र के ऊपर, पार्सल के ऊपर या फिर पैकेट के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए, डेट स्टैंप होनी चाहिए। और ये 2 पोस्ट ऑफिस आपके कौन से होंगे, एक आपका बुकिंग पोस्ट ऑफिस होगा और दूसरा आपका डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगा। कम से कम इन 2 डाकघरों की तारीख मोहर किसी भी आर्टिकल के ऊपर होनी चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल अब आप पोस्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सीधा बुकिंग पोस्ट ऑफिस के बाद डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में जाएगा। अब जितने भी ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस बीच में आते हैं उनकी तारीख मोहर भी उसके ऊपर हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 की जरूर उसके ऊपर होनी चाहिए। पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर, अब आपको इसे जिस कवर में, यानी कि जिस भी एनवल्प में आप इसको पैक करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो लाइएबल टू डील ग्रेट प्रेशर एंड फ्रिक्शन। अब देखिए आर्टिकल्स को जब भी पोस्ट किया जाता है बड़े प्यार से उसको लाके पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, लेकिन जब उसको भेजा जाता है तब उससे कोई भी प्यार नहीं करता है, उसको फेंक के मारा जाता है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स के बीच में उसको रखा जाता है और प्यार से कोई भी नहीं उसको उठाता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ उसकी फ्रिक्शन जब होती है, उसको बहुत सारा प्रेशर किस चीज का, अब जब उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, आपको भी पता है पोस्ट ऑफिस की स्टैंप कैसे लगती है, तो उसके हिसाब से उसको आपको एक स्ट्रॉन्ग कवर में पैक करना है। सफर फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो स्टैंप्स आप लगाएं वो उसको झेल पाए, ऐसा ना हो कि आप रास्ते में वो फट जाए। कैन नॉट टेक स्पेशल प्रिकॉशन फॉर सेफ्टी ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स, अगर आप कोई भी आर्टिकल में नाजुक सामान भेज रहे हैं तो उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन, यानी कि कोई भी स्पेशल आपकी सावधानी नहीं बरती जाएगी। जैसे बाकी आर्टिकल्स को ट्रीट किया जाता है वैसे भी उसको किया जाता है। अगर उसमें कोई आप ऐसा सामान भेज रहे हैं जो टूट सकता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। बैक्स क्लॉथ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पार्सल पैकेट लेटर,
यूज्ड एज एन इनसाइड कवर। अब आपका जो वैक्स क्लोथ है, अगर आपने उसको पार्सल पैकेट या फिर लेटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया है, उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप इसका यूज कर रहे हैं, तो उसको इनसाइड कवर की तरह आपको यूज करना है। आप उसको आउटसाइड कवर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसे यूज करना है तो आपको उसको इनसाइड कवर की तरह यूज करना है। सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर फास्टेंड आउटसाइड दी वैक्स क्लोथ टू रिसीव इंप्रेशन, डेट स्टैंप और टू अफिक्स पोस्टेज स्टैंप्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास जब आपने क्या किया है, किसी भी आर्टिकल के ऊपर वैक्स क्लोथ का यूज किया है, तो उसके बाहर आपको क्या करना है, एक क्लोथ आपको चिपका देना है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर क्या किया जा सके, डेट स्टैंप जो होगी या फिर आपके पोस्टेज स्टैंप जो है उनको लगाया जा सके। एवरी लेटर पैकेट पार्सल क्लोज्ड इन सच मैनर डज नॉट गिव राइज टू शार्प एजेस। आपको प्रत्येक पत्र पैकेट या फिर पार्सल को इस तरह से क्लोज करना है ताकि वो शार्प एजेस को, तीखे आपके जो एजेस हैं उनको राइज ना करे, उनको जन्म ना दे, ताकि बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, पोस्टल एम्प्लॉइज जो है उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या चीज की कि आपका जो वैक्स क्लोथ है जहां तक हो सके उसको इनसाइड कवर की तरह यूज करना है, लेकिन अगर उसको आउटसाइड कवर की तरह आप यूज करते हैं, उसके बाहर आपको क्या करना है, एक आपको कागज उसके ऊपर लगा देना है ताकि आपकी जो डेट स्टैंप है उसका इंप्रेशन उसके ऊपर आ सके, पोस्टेज स्टैंप्स जो है उसके ऊपर चिपकाई जा सके। उसके बाद हमारे पास सीलिंग। अब सीलिंग की बात करें, पब्लिक एडवाइज्ड नोट यूज सीलिंग वैक्स सील आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। तो जनता को यह सलाह दी जाती है कि वो जो सीलिंग वैक्स है उसका यूज किसी भी अनरजिस्टर्ड लेटर या फिर पैकेट को पैक करने के लिए उसका यूज ना करे। और कहां पर ना करे, आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड के लिए हमने कि इनसाइड यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड जहां तक हो उसको यूज ना करे इफ नेसेसरी। लेकिन अगर ये जरूरी है, पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर लेड ऑन वैक्स, तो आपको क्या करना है कि उसके ऊपर एक थिन पेपर या फिर टिश्यू जो है उसको उसके ऊपर चिपका देना है, उस वैक्स के ऊपर। प्रिकॉशन नेसेसरी इन केस आर्टिकल्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। और ये वाली जो प्रिकॉशन है किसके लिए नेसेसरी है, किसके लिए जरूरी है, आपके जो फॉरेन कंट्रीज के लिए आर्टिकल्स होंगे उसके लिए ये जरूरी है। उसके बाद हमारे पास क्लोज नंबर 17, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। जो सिक्के होते हैं उनको किस तरह से पोस्ट किया जाता है। कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, करेंसी एंड बैंक नोट्स। तो यहाँ पे देखिए क्लोज नंबर 17 क्या है, पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। लेकिन इसमें सिर्फ आपके कॉइन्स ही नहीं है, बाकी सारी चीजें भी हैं। तो कॉइन्स हैं, आपके बुलियंस हैं, उसके बाद आपके प्रीशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर, आपके आभूषण हो जाएंगे, ऐसे आर्टिकल्स जो गोल्ड या फिर सिल्वर के बने हो, सोने या चांदी के बने हो, करेंसी या फिर बैंक नोट्स जो आपके होते हैं। कैन बी सेंट बाई पोस्ट, इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। तो आप इसको इनलैंड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन कैसे, सिर्फ इंश्योर्ड करवा के, उनका बीमा करवा के। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उनको इंश्योर्ड आप करवा के नहीं भेजते हैं, अगर ये सारे आर्टिकल आप बिना इंश्योरेंस के भेजेंगे, रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, उनके जो भी प्रॉपर्टी है उनको गुम हो जाने का एक खतरा सा हो जाएगा। आल्सो एक्सपोज ऑफ टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स आर्टिकल पास। अब जिस जिसके हाथ से वो होते हुए आर्टिकल जाएगा वो उसमें से ये वाले सामान निकाल भी सकता है। अगर ये वाला सामान भेज रहे हैं तो वो उस सामान को आसानी से निकाल भी सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको उसकी क्या करनी चाहिए, इंश्योरेंस करवानी चाहिए। एक्सप्रेशन आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ऐसे आर्टिकल्स जो या फिर सोने या फिर चांदी के बने हो, उनको इंश्योर्ड करवा के ही इनलैंड पोस्ट से भेजा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपके कौन से आर्टिकल्स होंगे जो गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पे कौन से आर्टिकल को माना जाएगा, जो आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे बोला गया है। तो आर्टिकल्स मेड होली और पार्शली ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ऐसे आर्टिकल्स जो पूरी तरह से या फिर पार्शली, यानी कि हमारे पास आंशिक रूप से सोने या फिर चांदी के बने हो, बट नोट कॉइन्स एंड इलेक्ट्रो और अदर प्लेटेड गुड्स। लेकिन सिक्के या फिर इलेक्ट्रो या फिर दूसरी तरह का सामान जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और अगर कॉइन की बात करें, अब सिक्के जो हमने किए कि आप कॉइन्स जो है उनको भी इंश्योर्ड करवा के इनलैंड पोस्ट से भेज सकते हैं। अब कॉइन्स का क्या मतलब है, नोट इंक्लूड कट काउंटरफीट कॉइन्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिनट्स। इसमें आप ऐसे कॉइन्स को नहीं भेज सकते हैं जो करेंसी डिपार्टमेंट या मिनट्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिमिट किए गए हो, जिनको मना किया गया हो। एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स की अगर बात करें, नोट इंक्लूडेड डिफेस्ड नोट्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ करेंसी डिपार्टमेंट, करेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा रिमिट किए गए कॉइन्स या फिर ऐसे नोट्स जो विरूपित किए गए हों उनको आप इसमें नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। उसको भी हमारे पास इन आर्टिकल्स में नहीं किया जाएगा जो हमने अभी किए। यहाँ पे देखिए क्या किया, कॉइन्स, तो यहाँ पे हमारे पास करेंसी नोट्स हमने किए, ठीक है। ये सारी चीजों का क्या मतलब है, तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसे आर्टिकल्स जिसमें अगर हम करेंसी नोट्स की बात करें तो उसमें डिफेस्ड नोट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे नोट्स जो करेंसी डिपार्टमेंट के द्वारा रिमिट किए गए हों वैसे नोट्स को आप नहीं भेज सकते हैं, आप बाकी नोट्स जो है उनको भेज सकते हैं। अगर
ज्वेलरी की बात करें, आभूषण की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा गया है, इस ज्वेलरी का क्या मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका मतलब है इंक्लूड वाचेस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ऐसी घड़ियां जिनके खोल जो है, ठीक है, जिनके केसेस जो है वो पूरी तरह से सोने, चांदी या फिर प्लैटिनम के बने हो, ठीक है, मेनली या एंटायरली यानी कि पूरी तरह से, या फिर मेनली यानी कि उनका जो है मोस्टली भाग जो है वो किसका बना है, सोने का, चांदी का या फिर प्लैटिनम का बना हो। तो ये मतलब है यहाँ पे हमारे पास ज्वेलरी का। उसके बाद है हमारे पास क्लोज नंबर 18 में लेटर बॉक्सेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोस्ट बॉक्स और लेटर बॉक्सेस में फर्क होता है, तो आप पोस्ट बॉक्स के बारे में हम फिर से करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए करेंगे। लेकिन लेटर बॉक्सेस जो है, अब यहाँ पे ये क्या चीज होती है, फुली प्रीपेड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलाइन लेटर कार्ड्स और पैकेट्स में भी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। तो आपके जितने भी लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, इनलाइन लेटर कार्ड्स हैं, पैकेट्स हैं, जिनका पूरी तरह से आपने भुगतान कर दिया है, उनको क्या किया जा सकता है, लेटर बॉक्सेस के थ्रू पोस्ट किया जा सकता है। बट मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन नॉट पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। तो हम फ्रैंकिंग मशीन के बारे में करेंगे, उसमें हम आपको फिर से बताएंगे कि आपके जो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उनको आपको जो लेटर बॉक्सेस है उनमें आपको पोस्ट नहीं करना है, आप उनको इनमें पोस्ट नहीं कर सकते, जो भी मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स आपके रहेंगे। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, अब कुछ एक स्पेशल लेटर बॉक्सेस होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास की मेल को पोस्ट करने के लिए उनका यूज किया जाता है। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली, अगर किसी पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स के ऊपर ये चीज लिखी हुई है, ये वाला रिमार्क लिखा हुआ है कि फॉर लेटर्स ओनली, केवल पत्रों के लिए, तो आप उसमें कौन कौन सी चीज पोस्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें लेटर्स और पोस्ट कार्ड, ये दोनों चीजें आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें स्पेशल लेटर बॉक्सेस फॉर पोस्टिंग QMS एंड एयरमेल आर्टिकल्स, तो अगर हम बात करें कि ऐसे लेटर बॉक्सेस जिनके ऊपर क्या आपका रिमार्क है, क्विक मेल सर्विस, ठीक है, QMS लिखा हुआ है या फिर एयर मेल आर्टिकल्स लिखा हुआ है, यूज्ड ओनली फॉर पोस्टिंग सच क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स, तो आप इसी तरह के, इसी वर्ग के आर्टिकल्स को इसको मैं पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके QMS वाले आर्टिकल्स या फिर एयर मेल आर्टिकल्स जो होंगे सिर्फ वही इसमें पोस्ट किए जाएंगे। अदर आर्टिकल्स पोस्टेड इन सच स्पेशल लेटर बॉक्सेस, लेकिन अगर आप ऐसे जो लेटर बॉक्सेस हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास स्पेशल लेटर बॉक्सेस हैं जिनमें आप QMS आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं या फिर एयरमेल आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा लेटर बॉक्स जिसमें सिर्फ फॉर लेटर्स ओनली रिमार्क दिया हुआ है, इसमें आप लेटर्स या फिर पोस्ट कार्ड के अलावा कोई और आर्टिकल डाल देते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, लायबल टू डिटेंशन, उनको रोक लिया जाएगा। QMS आर्टिकल्स वेयर फुल पिन बिलो नेम ऑफ टाउन ऑफ डेस्टिनेशन, अब आपके जो QMS आर्टिकल्स होंगे इनके ऊपर क्या रहेगा, आपका जो टाउन ऑफ डेस्टिनेशन रहेगा, यानी कि जो भी गंतव्य का कार्यालय रहेगा उसके नीचे फुल पिन कोड आपको जरूर लिखना है। उसके बाद है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट विंडो ऑफ वैन और पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके जो लेटर्स है, ऑफिशियल है, चाहे आपके सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, उनको विंडो पर या फिर वैन की विंडो पर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की विंडो या फिर वैन की विंडो पर लेके आना है, उनको प्रेजेंट करना, पेश करना। लार्ज ऑफिशियल other letters owing to their size cannot posted in letter boxes received by hand at post office, तो ऐसे ऑफिशियल या फिर दूसरे अनऑफिशियल जो आर्टिकल्स हैं जो अपने साइज की वजह से, अब देखिए आपके लेटर बॉक्सेस इतने बड़े तो है नहीं कि आप सभी जितने मर्जी बड़े चाहे उसमें आप लेटर्स डाल दें, आप पार्सल उसमें डाल दें, तो उसमें आपका एक साइज होता है, ठीक है, आप लेटर बॉक्स में आप लेटर डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अब आपका लेटर ही इतना बड़ा है कि उसको पोस्ट ऑफिस में डाला ही नहीं जा सक रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, रिसीव्ड बाय हैंड एट विंडो, तो उनको क्या किया जाएगा, विंडो के ऊपर, पोस्ट ऑफिस विंडो या फिर वैन की विंडो के ऊपर उनको रिसीव किया जाएगा। नो ऑब्जेक्शन बाय पोस्ट ऑफिस टू रिसीव दीज आर्टिकल्स, और पोस्ट ऑफिस का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं इस चीज के लिए होना चाहिए कि वो ऐसे आर्टिकल को स्वीकार नहीं करेगा, वो उनको हंसी खुशी स्वीकार कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल्स रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट, अब कुछ आपके मेहमान ऐसे होते हैं जिनके साथ स्पेशली आपको ट्रीट करना पड़ता है, उनकी खास आपको देखभाल करनी पड़ती है, तो पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स होंगे जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। रजिस्टर्ड लेटर्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, VP आर्टिकल्स, इन कैटेगरी के जितने भी आपके आर्टिकल्स होंगे मस्ट बी प्रेजेंट एट पोस्ट ऑफिस एट लीस्ट हाफ एन आवर बिफोर टाइम फिक्स्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर मेल,
तो देखिए हमने क्या कि किसी भी डाक को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एक निर्धारित समय होता है। अब उस निर्धारित समय के कम से कम आपको आधा घंटा पहले ये वाले आर्टिकल्स जो है इनको पोस्ट ऑफिस में लाना चाहिए। सच आर्टिकल्स क्लियरली मार्क्ड रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपी फॉर रुपीज एट टॉप ऑफ एड्रेस साइड। और दूसरी क्या चीज आपको करनी है, एड्रेस साइड यानी कि जिस साइड आपने पता लिखा है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो आप रजिस्टर्ड लिखेंगे, इंश्योर्ड आर्टिकल्स है तो इंश्योर्ड आप उसके ऊपर लिखेंगे, और वीपी आर्टिकल है तो वीपी फॉर रुपीज, कितने रुपए के लिए आप वीपी भेज रहे हैं तो वो चीज आप उसके ऊपर क्लियरली लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एयरमेल आर्टिकल्स वेयरिंग हाई वैल्यू एडिजिव पोस्टेज स्टैंप्स। अब ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर आपकी बड़ी जो हमारे पास स्टैंप्स होती हैं, जैसे हमारे पास बड़ी वैल्यू की, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि 5-10 रुपए से भी ज्यादा वैल्यू वाली जो स्टैंप्स होती हैं, जब किसी आर्टिकल के ऊपर ऐसी स्टैंप्स जो है वो लगाई जाती हैं प्रेजेंट एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस, तो उनको पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस के काउंटर पर ही लेके आना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको लेटर बॉक्स में डालेंगे तो मान लीजिए उसके ऊपर आपने 50 रुपए की स्टैंप लगाई हुई है तो उसको उखाड़ा भी जा सकता है। क्योंकि एक स्टैंप अगर आपकी 50 रुपए की आपने 4 स्टैंप लगाई हैं तो आप सीधा 200 रुपीज उसमें से ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स जिनके ऊपर हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टल स्टैंप्स का यूज किया गया है उनको पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस में आपको प्रेजेंट करना है, वहां पे उसके काउंटर के ऊपर लेके आएंगे। स्टैंप्स डिफेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ सेंडर। उसके बाद आपकी जो स्टैंप्स होंगी उनको सेंडर जो है, प्रेषक जो है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी देख रेख में उनको विरूपित कर देना है ताकि उनको निकालने का कोई भी फायदा ना रहे। पर्सन प्रेजेंटिंग आर्टिकल देन ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, देन उसके बाद उसका ऑनवर्ड ट्रांसमिशन किया जाएगा, उसको आगे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टल स्टैंप्स लगी हुई हैं तो उनको पोस्ट ऑफिस या फिर मेल ऑफिस के काउंटर पर आपको पेश करना है, और साथ में आपको क्या करना है, जो सेंडर है उसकी प्रेजेंस में उन आपको स्टैंप्स को डिफेज कर देना है, विरूपित कर देना है। उसके बाद आप उसको आगे भेजेंगे। डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। अब जल्दी पोस्टिंग करने का, जल्दी मतलब कि अगर आप आर्टिकल को किसी को पोस्ट करने के लिए उसका निर्धारित समय 1 बजे है तो उसको उससे पहले पोस्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि आप दिन में जितना जल्दी पोस्ट करेंगे उसके लिए क्या फायदा होगा। इन पोस्टिंग आर्टिकल जस्ट एट द टाइम द मेल्स आर ड्यू टू बी डिस्पैच्ड देयर इज हैवी कंजेशन इन आरएमएस ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस। तो जब भी हमारे पास किसी डाक को निर्धारित समय जो होता है किसी भी आर्टिकल को या किसी भी डाक को पोस्ट करने के लिए, अगर आप मान लीजिए जस्ट उसी टाइम में पोस्ट ऑफिस में आते हैं, मेल ऑफिस में आते हैं कि हाँ पर आर्टिकल जो है उसको जल्दी से पोस्ट कर दिया जाए क्योंकि 1 बजे बंद होना है, आप आ रहे हैं पूरे 1 बजे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, वहां पर ज्यादा भीड़ हो सकती है। इस वजह से क्या हो सकता है, आपका आर्टिकल जो है वो डिटेन करके रखना पड़ सकता है या उसके पोस्टिंग में देरी हो सकती है। तो आपको ये बोला जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके दिन में आप पोस्ट करें, किसी भी डाक के निर्धारित जो भी समय है उसको पोस्ट करने का उसके एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आए पोस्ट ऑफिस में और उसको जो है पोस्ट कर दें। पब्लिक एडवाइज्ड पोस्ट एज अर्ली इन द डे एज पॉसिबल, और जनता को यह सलाह दी जाती है कि दिन में जितनी जल्दी हो सके किसी भी आर्टिकल को पोस्ट कर दे। शाम का इंतजार ना करे, जब आर्टिकल पोस्ट करने हैं उसी समय वो पोस्ट ऑफिस में आके ये ना सोचे कि जल्दी जल्दी से वो कर देगा, क्योंकि कई बार भीड़ भी हो सकती है तो इस वजह से उसका आर्टिकल जो है वो रोका भी जा सकता है या उसके पोस्टिंग में देरी हो सकती है। मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैंप्स, डाक टिकट चिपकाने का जो तरीका है, कंप्लीटली अडेरेंट टू दी आर्टिकल इटसेल्फ। जब आप भी किसी आर्टिकल के ऊपर पोस्टेज स्टैंप्स जो है उनको चिपकाएंगे तो वो उसके साथ कंप्लीटली अडेरेंट होना चाहिए, यानी कि उसके साथ आपको पूरी तरह से उसको चिपका देना। ये ना हो कि एक कोने से आपका उखड़ा हुआ है, दूसरे से भी उखड़ा हुआ है और सेंटर से थोड़ा सा वो चिपका हुआ है, तो उसको उखाड़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपको उसको बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका देना है। स्टैंप शुड बी अफिक्स्ड टू राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। उसके बाद आपको जो डाक टिकट चिपकाने हैं वो कहां पे आप चिपकाएंगे, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, दाएं हाथ के ऊपरी कोने में आपको चिपकाने। और कौन सी साइड, एड्रेस साइड। एड्रेस साइड यानी कि जिस साइड आप पता लिख रहे हैं। नॉन पोस्टल स्टैंप्स, चैरिटी स्टैंप्स, लेवल्स एंड सील्स। तो यहाँ पे आपकी अगर कोई भी पोस्टल स्टैंप्स हैं जो आप जिनका यूज पोस्टल स्टैंप्स के लिए नहीं कर सकते हैं, डाक भार के भुगतान के लिए जिनका यूज नहीं कर सकते, इनके नॉन पोस्टल स्टैंप्स जो हो जाएंगी, चैरिटी स्टैंप्स हो जाएंगी, लेवल्स या फिर सील्स। तो इन सभी का अदर विच आर नोट पोस्टेज, तो इन सभी का आप जो भी पोस्टेज नहीं है, ठीक है, जो भी डाक भार के भुगतान के लिए जिनका यूज नहीं किया जा सकता है उनको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसी स्टैंप्स को क्या किया जाएगा, शुड नोट बी अटैच्ड इम्प्रेस्ड टू एड्रेस साइड ऑफ पोस्टल आर्टिकल। तो आप उसको क्या करेंगे, पोस्टल आर्टिकल जो भी आप भेज रहे हैं उसके एड्रेस साइड के ऊपर आप ऐसी आर्टिकल जो भी आपकी स्टैंप्स होंगी, चैरिटी स्टैंप्स हैं, लेवल्स या फिर सील्स हैं, तो इनको आप उसकी साइड में नहीं चिपकाएंगे जो आपकी एड्रेस साइड रहेगी।
उसके बाद है हमारे पास यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स। डाक टिकट कम से कम यूज करने की सलाह क्यों दी जाती है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगर आपके किसी आर्टिकल के ऊपर मान लीजिए 20 रुपए पोस्टेज चार्जेस लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ये सलाह दी जाएगी आप 20 का छोड़िए आप 1 रुपए के पोस्टेज चार्जेस लगा के भेज दीजिए। लेकिन 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 यहाँ पे क्या आपको सलाह दी जाती है, अगर आपके 20 रुपए के किसी भी आर्टिकल के ऊपर मान लीजिए चार्जेस लगने हैं 20 रुपए, तो आप उसके लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप 1 रुपए की 20 स्टैंप्स लगाने की बजाय 5 रुपए की 4 स्टैंप्स लगा दीजिए। अब इसका क्या फायदा है, इसका भी फायदा होगा। पब्लिक एडवाइज्ड यूज मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंप्स ऑफ अप्रोप्रिएट हायर डिनोमिनेशन। हायर डिनोमिनेशन की अप्रोप्रिएट स्टैंप्स आपको चिपकाने की सलाह दी जाती है। यूज लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैंप्स। अगर आप कम वैल्यू वाली स्टैंप्स का यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर आपके 20 रुपए चार्जेस बनते हैं तो आप 1 रुपए की अगर 20 स्टैंप्स लगाएंगे तो क्या होगा, टेक अननेसेसरी स्पेस ऑन पोस्टल आर्टिकल। तो आपको लगता नहीं कि उसके ऊपर कोई भी जगह बच जाएगी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखने के लिए। लिविंग लेस रूम फॉर एड्रेस एंड अदर इंडिकेशंस। उसके बाद एड्रेस लिखने के लिए और दूसरी इंडिकेशंस देने के लिए आपकी कम जगह बचेगी। उसके बाद है इंक्रीज वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस। इससे पोस्ट ऑफिस का काम भी बढ़ जाता है, उसको उतनी सारी डाक टिकट भी रूपित करनी है, चिपकानी है। वेस्ट वैल्यूएबल स्टैंप पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस। उसके बाद आपका जो स्टैंप पेपर है वो भी बर्बाद हो रहा है और प्रिंटिंग चार्जेस भी लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी अगर आप क्या करते हैं, लो वैल्यू स्टैंप्स का यूज करते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि हाई वैल्यू स्टैंप्स का यूज करें। 20 रुपए की स्टैंप होगी तो उसका यूज करें, नहीं तो 5 रुपए की स्टैंप्स का यूज करें। 1 रुपए की अगर लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। उसके बाद है क्लोज नंबर 26, मेथड ऑफ एड्रेस। पता लिखने का तरीका। किसी भी आर्टिकल के ऊपर आप जो एड्रेस लिखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं तक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोज नंबर 25 तक यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो आप ये लेक्चर्स थोड़े लंबे, आप इनको अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ चलेंगे, आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। आप एक वीडियो को 2 दिन में कीजिए, 3 दिन में कीजिए, लेकिन अभी से करना शुरू कर दीजिए। और साथ में मैथमेटिक्स और जीके भी कीजिए, हम भी आपको करवाएंगे। क्योंकि ये मान लीजिए आप एक गाड़ी की तरह है इसको, ठीक है, गाड़ी की तरह मान के चलिए कि उसके मान लीजिए आप 3 व्हीलर है, उसके 3 पहिए, आप एक मैथमेटिक्स है, जीके है और एक आपका डिपार्टमेंट का है, और यहाँ पे आपका एक 4th भी आता है रीजनिंग का। ये तो गाड़ी बन गई, ठीक है। तो अब आपको गाड़ी में अगर चारों टायर्स में हवा बराबर नहीं भरी है, आपने एक में कम भरी है, दूसरे में भी कम भरी है, एक में आपने फुल भरी है, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी, वो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी अच्छे से। तो आपको सभी में अच्छे से करना है। आप मैथमेटिक्स जीके की तरफ भी अच्छे से ध्यान दीजिए, हम भी करवाएंगे, लेकिन आप अपनी खुद से जरूर उसके लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि जीके और मैथमेटिक्स में आप जितनी खुद की तैयारी करते हैं वो आपके लिए उतना ही बेटर रहता है, और डिपार्टमेंट के लिए हम आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।